हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ग्रेविटेशन के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे पार्ट 1 में, वो होंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। और ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 6 है, What happened to the force between two objects if? दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स का क्या हुआ if, अगर। तो क्वेश्चन है इसका पार्ट, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। यदि एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए, डबल करे तो क्या होगा। आंसर है, फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ m by earth is given by F equal to G mm upon r square. When mass of the object is double, now m is 2m, F equal to G m multiply 2m upon r square or G 2mm upon r square. So as the mass of any one of the object is doubled, the force is also doubled. मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि ऑब्जेक्ट का मास m अब दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो m इज 2m होगा। m इज 2m होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, F1 इक्वल टू जी m मल्टीप्लाई 2m अपॉन आर स्क्वायर और F1 इक्वल टू जी 2mm1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो लिखा गया है कि सो एज द मास ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स इज ऑल्सो डबल, इसका मतलब है इसीलिए जब किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करे तो क्या होगा। तो डबल करेंगे तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाता है, फोर्स इज ऑल्सो डबल, यानी फोर्स भी डबल हो जाता है। तो ये था 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब है 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड। मतलब ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस दुगनी और तिगनी हो जाती है। तो क्या होगा, दुगनी और तिगनी मतलब डबल या ट्रिपल। तो आंसर क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या है, फर्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स 1/4। यदि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सेकेंड क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स 1/9। और यदि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, तिगना कर दिया जाए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रिपल कर दिया जाए, तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, 1/9 होगा। तो ये 1/3 का स्क्वायर लिखा है, उसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ उसका 9, तो यानी 1/9। ओके, ये था 6 का सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर। अब है 6 का थर्ड क्वेश्चन, द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। दोनों यानी ऑब्जेक्ट भी और मास भी दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, तब क्या। तो आंसर है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम 2 × 2 फोर्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और ये दिखाता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को दुगना कर दिया गया है और उनके बीच का जो फोर्स है वो 2 × 2 4 टाइम्स होगा। तो यानी क्या, ऑब्जेक्ट और मास दुगना हो जाता है तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो 2 × 2 यानी 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, ये था 6 के थर्ड पार्ट का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 7 में पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंस बिकॉज इट टेल अस अबाउट। तो वो हमें जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो अब हम बता रहे हैं।
फर्स्ट है द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग अस टू द अर्थ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फोर्स है, जो बल है, जो फोर्स है, जो हमें पृथ्वी यानी अर्थ के बांधने के लिए भी जिम्मेदार है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और इस लॉ के द्वारा यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के ही द्वारा अर्थ के चारों ओर चंद्रमा की गति की भी व्याख्या करता है। थर्ड क्या है, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन का मतलब क्या है, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्योंकि इस लॉ द्वारा सूर्य के चारों ओर प्लैनेट की मोशन की भी एक्सप्लेन किया जाता है यानी व्याख्या की जाती है। फोर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, द टाइड्स फॉर्म्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ सन एंड मून ऑन द अर्थ। वो ग्रेविटेशनल क्यों क्या है, मतलब समुद्र में यानी सी में वाटर का लेवल के बढ़ने और गिरने से जो बनने वाला क्या आता है, टाइड्स आता है यानी ज्वार भाटा आता है, वो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल के फोर्स के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है आपको ये बताना है। The falling of an object from a height towards the earth under the gravitational force of earth with no other forcing on act, it is called free fall। यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट को यानी हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ना नीचे से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो सीधा जब नीचे आएगा, किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे आएगा। तब जो फोर्स लगेगा तो वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही आता है और उस टाइम पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट, विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। The gravitational force of Earth produces a uniform acceleration in the freely falling object due to which its speed goes on increase. This is called acceleration of free fall। और उस पर्टिकुलरी ऑब्जेक्ट में अर्थ यानी पृथ्वी कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाती है। कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है और जो मोशन होगा उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और तो जो फ्री फॉल वाला ऑब्जेक्ट मोशन होता है वो बेसिकली एक्सीलरेटेड मोशन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन फ्री फॉल कहते हैं। The value of acceleration of free fall is 9.8. The value of g is constant for all the objects and irrespective of their masses। यानी जो value of acceleration of free fall की होती है वो क्या होती है, 9.8 होती है। तो ये था what is the acceleration of free fall। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। यानी पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, हमें वो बताना है। तो आंसर क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटी, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अमित बाय few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hand over the same when he met him at the equator. Will the friend agree with the weight of a gold bout? If not, why? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमित एक लड़का है जिसने क्या किया, जिसने गोल्ड खरीदा। किसके इंस्ट्रक्शन पर, अपने फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन पर उसने गोल्ड खरीदा और उस गोल्ड का वेट भी नापा यानी माप भी किया। अब अमित ने क्या किया, अमित ने उसी सोने को अपने फ्रेंड को दे दिया, उस गोल्ड को क्या कर दिया, फ्रेंड को दे दिया। कहाँ पे, इक्वेटर पर अपने फ्रेंड को देता है। क्या उसका वो फ्रेंड उस खरीदे हुए सोने के वेट को पे संतुष्ट होगा कि अमित ने जितना वेट का सोना खरीदा था उतना ही वेट का सोना उसने अपने मित्र को यानी अपने फ्रेंड को दिया है? अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उसका फ्रेंड तो क्यों नहीं है, आप ये बताएं। तो आंसर है
No, the friend at the equator will not agree with the weight of gold bought at the poles. This can be explained as follow. We know that weight W equal to mg. Now since the value of g is greater at the poles, so the weight of a certain mass of gold will be greater at the poles. When the same mass of gold is brought to equator, then its weight will be found to be less because the value of g is less at the equator. Thus a certain mass of gold bought at the poles will have lesser weight at the equator. उसका फ्रेंड ना किसका, अमित का फ्रेंड बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता कि गोल्ड का वेट उतना ही है जितना अमित ने खरीदा है। क्यों नहीं? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के भार का यानी किसी ऑब्जेक्ट के वेट का मान क्या होता है, वेट का मास क्या होता है, W इक्वल टू एम जी, यही होता है। W इक्वल टू एम जी फॉर्मूला द्वारा ही निकाला जाता है। मास का मान सभी जगहों पर एक समान रहता है, इसीलिए जो सोने के वेट का जो मास है वो किस पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है। इसीलिए क्योंकि जो पोल पर जो जी का मान है वो इक्वेटर की अपेक्षा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए उसका जो मित्र है यानी उसका जो फ्रेंड है वो सोने के वेट से संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्वेटर पर सोने का वेट कम हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिला, कम मिला, मतलब इक्वेटर पे क्या हो जाता है, सोने का वेट कम हो जाता है, तो इसलिए उसने सोचा उसको सोने का वेट कम मिल रहा है, तो इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।